हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैलेश मिश्रा एंड यू वेलकम ऑन विरासत एकेडमी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप अच्छे होंगे। ये तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। आप कहोगे सर ये सब क्या बोल रहे हैं आप? जी हां, ये बताओ, अभी वीडियो देख रहे हो ना? खाना वाना खाए हो या कुछ कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा, इससे पहले क्या किए थे? अच्छा बताओ, कल क्या किए थे आप? कल क्या किए थे? कल का आपका क्या प्लान है? क्या प्लान है कल का? कल क्या करोगे ये बताओ। आपको अरे सर क्या करूंगा, आपको क्यों बताऊं मैं? आपके मन में यही होगा। देखो, कहने का मतलब कि ये हुआ, आप गेस करिए कि मैं इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ने वाला हूं। सिंपल सी बात है, हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट की जो भी बात की वो पास्ट टेंस का बात था। प्रेजेंट की जो बात कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट है, और कल भी पढ़ाऊंगा ये क्या हुआ? फ्यूचर हो गया। दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? प्रेजेंट टेंस को पढ़ रखा था, पास्ट चल रहा था। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, 3 क्लास लिया मैंने। प्रेजेंट पास्ट को पास्ट चल रहा था और पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा था। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट और फिर फ्यूचर अभी पढ़ना है। तो चलिए हम बात करते हैं। आपको एक एक चीज बहुत ही बारीकी से लेना है, और स्ट्रक्चर ये नहीं कि कहीं से ले आए, आपको बुक दे दिए आप लर्न कर लो, ये काम नहीं करना है कि मैं कुछ लिख दिया उसको। एक एक चीजों को लिंक करके समझो। मैं बता रहा हूं गारंटी से, अगर आपने प्रेजेंट टेंस ढंग से पढ़ रखा होगा तो पास्ट और फ्यूचर में आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिए। यानी एक पे एक डिपेंड रहता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी टॉपिक को शुरू से देखो। नहीं देखोगे शुरू से, कोई फायदा विशेष नहीं होने वाला। समझ में आएगा, लेकिन वो फायदा नहीं होगा। जीरो टू हीरो लोग बोलते भी है, जनरली सभी लोग बोलते हैं जीरो टू हीरो, बेसिक टू एडवांस। क्यों बोलते हैं सभी लोग? यही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप बेसिक से किसी चीज को जब शुरू करोगे तभी मजा है। और मैं बता रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर को आपको धुआं धुआं कर देना, आपके लिए धुआं धुआं, कोई समस्या ही नहीं होने दूंगा। तो चलिए आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं, और टेंस में हम लोग एक टेंस को दूसरे टेंस से लिंक करके पढ़ते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको रिकॉल कर दूं, फटाफट रिकॉल कर दूं आपको। आप पास्ट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट से चलो, एक बस 2 मिनट पहले आपको रिकॉल कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट मैंने आपको पढ़ा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन्होंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या स्ट्रक्चर था? देखो स्ट्रक्चर था। सर क्या बोले स्ट्रक्चर? जी हां, सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगा था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट या फिफ्थ। वेरी गुड। तो सिंपल प्रेजेंट का था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हां सर पता है, मालूम है, आप सबको मालूम है। तो फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट का क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। हां सर यही था। ओके, फिर क्या था? इम्परफेक्ट के बाद परफेक्ट का क्या था? भाई साहब सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, दोनों मत लिख देना, दोनों में से कोई एक होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब हमेशा परफेक्ट में तीसरा होता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा रोल हमेशा होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी चीज का हो। ठीक है, याद रखना, वर्ब हमेशा तीसरा होता है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक चीज प्लस क्या? बीन बजाना होगा, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके सर, ये तो प्रेजेंट का 4 स्ट्रक्चर हो गया। इसको मैं बताया हूं, पढ़ाया हूं, शॉर्ट में मैंने लिखा। अब ये देखिए, अगर इसी चीज को पास्ट अगर करेंगे, इसी का अगर पास्ट करेंगे तो छोटा छोटा चेंजेस है। अब वो क्या है छोटा छोटा चेंजेस? देखिए, वर्ब का चेंजेस। अगर ये तो प्रेजेंट का खेल हो गया, अगर इसको पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो रूप होगा पास्ट में करेंगे तो पास्ट में सब्जेक्ट तो लेंगे, लेकिन ये जो वर्ब है वर्ब को चेंज कर देंगे। यहां पे V1 या V5 है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कह दो, जो कह दो, ये हो जाएगा। बस वर्ब टेंस में वर्ब का बहुत रोल होता है, वर्ब को जानना जरूरी है
कि कौन सा वर्ब है। वर्ब के हिसाब से ही तो हम कैच कर पाते हैं। कैसे पहचान लेते हो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है? वर्ब से तो पहचानते हो आप। वर्ब का बहुत बड़ा खेल है भाई साहब, वर्ब का बहुत बड़ा खेल है। बिना वर्ब का आपका टेंस का पता ही नहीं चलेगा, टेंस का सेंस का पता नहीं चलेगा। टाइम प्लस एक्शन क्या है? एक्शन ही तो वर्ब है। वर्ब क्या है? जो भी एक्शन होता है सारा तो वर्ब है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं, लिखना भी तो वर्ब है। आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, सुन रहे हो ना ध्यान से। सुनना, सुनना भी एक वर्ब है। लिखना हो या सुनना हो, जो भी चीज हो, ये सारा वर्ब है। जो भी एक्शन होता है सारा वर्ब है। चलिए अब मैं बात करूं, इसके बाद इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मैंने बता दिया। फिर पास्ट इंपरफेक्ट में क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा चेंज। इसके जगह पे क्या लग जाएगा? वॉज या वर। सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं कर देना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिसाइड करना है कहां पे वॉज आएगा, कहां पे वर आएगा। मैं बताया हूं ना, वॉज वर कहां आता है? वर जो है एक से अधिक रहेगा उसके लिए वर लगाना, ठीक है, सिंगल के लिए वॉज लगाना। नेक्स्ट हैज हैव प्लस V3 है। इसमें फिर छोटा सा चेंज क्या है कि सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। देखो छोटा छोटा चेंज है। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव की जगह पे हैड कर देना। क्या कर दोगे? हैड। क्या कर देना है? हैड कर देना है। फिर यहां पे हैज हैव है तो फिर यहां पे ये दोनों के लिए क्या करना है? हैड करना है। अब चलिए इसी के नीचे लिख देता हूं। सब्जेक्ट कर दोगे, फिर हैज हैव में से कोई एक तो हैड कर दो, प्लस बीन कर देना है आपको, प्लस क्या करना है? V4 ले लेना है, फिर ऑब्जेक्ट ले लेना है। इन चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर? आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये हो गया आपका क्या? स्ट्रक्चर हो गया। बस ठीक क्या करेंगे? फ्यूचर में भी इसी तरह से माइनर चेंज करेंगे। फ्यूचर में क्या चेंज करेंगे ये बताओ? फ्यूचर का भी आइडेंटिफिकेशन इसी तरह से होगा। मैंने आपको पहले बताया, आप अगर प्रेजेंट पढ़े हैं तो पास्ट ऑटोमेटिक आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एक एक चीज को जानना है। देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया ये क्या है आपका? ये है आपका, ये आपका प्रेजेंट है। कौन क्या है? प्रेजेंट। इधर जो भी लिखा हूं प्रेजेंट लिखा हूं, और ये आपका पास्ट है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पास्ट इंपरफेक्ट में बताया था, और पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। आपने देखो इसमें एक बहुत ही सेंटेंसेस सुनते होंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ऐसा सेंटेंस भी आप सुने होंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस उसके बाद बिफोर या आफ्टर आता है एक स्ट्रक्चर। ये बड़ा आप सुने होंगे, हाँ, कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रिच्ड। यानी पहले के लिए, पहले का इंग्लिश हो जाता है बिफोर। पहले का इंग्लिश क्या हो जाता है? बिफोर। और बाद का क्या हो जाता है? आफ्टर। बाद का आफ्टर होता है। इसका मतलब हुआ पहले, और आफ्टर का मतलब बाद। अब सेंटेंस में जो आता है आपका, सेंटेंस में क्या आता है? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। जो काम पहले हुआ उसको पहले लिख देते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा। वही चीज सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। क्लियर? चलो मैं लिख दूं, इसको लिख दे रहा हूं। चलो मैं आपके लिए लिख दूं। देखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच द स्टेशन। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर रिच द डॉक्टर। ठीक है, इस तरह से द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच द स्टेशन, अराइव्ड एट द स्टेशन, जो लिख दो। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द पेशेंट हैज डाइड। इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ पास्ट है तो हैड, ठीक है। फिर वर्ब क्या? थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। इसके बाद अब ये मैं यहां पे ऐसे डॉट डॉट लिख दे रहा हूं। क्यों डॉट डॉट लिख रहा हूं? बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसा होगा। ठीक, यहां पे बिफोर आफ्टर में से कोई एक चीज लगा लोगे। क्या करोगे? बिफोर या आफ्टर में से कोई एक चीज जो मन करे लगा लेना। एक मिनट,
बिफोर या आफ्टर, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि सेंटेंस है कैसा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, या बिफोर द डॉक्टर कैम, ऐसे बोलते हो ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसके बाद फिर सब्जेक्ट कर देना, जो भी सब्जेक्ट होगा, फिर V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सर ये क्या बता रहे हैं, सर क्या बताना क्या चाह रहे हैं? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट में दो स्ट्रक्चर आपका काम करेगा। पहला स्ट्रक्चर जो होगा ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होगा। दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं यही बताना चाह रहा था अब इतने देर से आपको कि पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही ध्यान में रखना है। इस पे आप लाखों एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको लर्न करना, ठीक है। कोई भी काम संपन्न होगा, हाँ किसी का आने से पहले अगर आप वो काम कर लिए होंगे तो जो भी ऐसा वाक्य बनेगा बाद में, किसी के जाने के बाद में करोगे तो बाद लगा देना, आफ्टर लगा देना। बाद का इंग्लिश में बताया हूं ये आफ्टर होता है, पहले का इंग्लिश बिफोर होता है। बस यही चीज को ध्यान में रखना। ये क्या हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, बस एक चीज बढ़ जाएगा। आपको मैं बताया था, अभी जस्ट लिखा था कि प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर होता है ना। तो इसमें क्या करना है, हैज हैव की जगह पे हैड कर देना, बस एक वर्ड चेंज करेंगे, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या है चेंजिंग। क्या बताया था मैंने, बस प्रेजेंट से लिंक करके पास्ट का आपको कर लेना है। प्रेजेंट में क्या था आपने, सब्जेक्ट किया था, फिर क्या किया था आपने, सॉरी हैज हैव किया था, तो हैज हैव ना करके यहां पे हैड कर देंगे। हैज हैव किए थे, बस यही एक चेंजिंग है, हैज हैव की जगह पे हैड। क्लियर? हैड करोगे तो फिर क्या लिखोगे, बीन लिखोगे ना, लिखोगे बीन, आप लिखोगे, बहुत बढ़िया। बीन करोगे तो फिर क्या करोगे, V4 आपको करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो रहेगा दोगे। फिर क्या करोगे, अरे सिंस फॉर देंगे, जो देना होगा तो दोगे। सिंस फॉर में चलो शॉर्ट में लिख दूं, सिंस फॉर, ऐसा सिंस फॉर। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। अब देखो वहां पे क्या था, हैज हैव था, इससे पहले प्रेजेंट में हैज हैव था, हैज हैव प्लस बीन था, और कोरिलेट कर दे रहा हूं, वहां पे हैज हैव प्लस बीन था, इसके जगह पे क्या था, हैज या हैव था। लेकिन मैं बता दूं कि हैज हैव क्या होता है, पास्ट में क्या हो जाता है, ये हैड हो जाता है। हैज हैव नहीं लिखा जाता, हैड लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, हैड कर दिया। क्लियर? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। हैज हैव की जगह पे आपने क्या लिख दिया, हैड लिख दिया। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? कई साल से वो काम कर रहा होगा, कर रहे थे, इस तरह से ना, होगा तो फ्यूचर कर, इस तरह से। ओके, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 2004, इस तरह से आप लिख सकते हो। वह इस काम को कर रहे थे इतने समय से, उतने समय से, जितने भी समय से, तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कर दोगे। इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस जो है संपन्न होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, टेंस को समझना बहुत ही आसान काम है। तो चलिए हम बात करते हैं। अब ये बताओ कि पास्ट टेंस में मैंने दो तीन चीज आपको बताया कि टाइम का सेंस जो होता है टेंस होता है, ठीक है। टाइम का सेंस प्रेजेंट में प्रेजेंट टाइम का सेंस आपको शो करता है, पास्ट में पास्ट का, और फ्यूचर में फ्यूचर का। तो हम शुरू करते हैं अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विच इज आल्सो नोन एज सिंपल फ्यूचर टेंस। दोनों एक ही है, अलग नहीं हो गया। इंडेफिनिट बोले या सिंपल बोले, दोनों एक ही है। ओके, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप सिंपल क्या होता है और फ्यूचर सिंपल क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, दोनों एक ही है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई साहब फ्यूचर है तो फ्यूचर है तो क्या पहचान क्या है भाई साहब, शैल या विल होगा ही होगा। मैं मोटा मोटा शब्द बोल रहा हूं, बड़ा बड़ा शब्द बोल रहा हूं, शैल या विल जरूर आपको दिखाई देगा। ये दो शब्द तो फ्यूचर में रहेगा ही रहेगा, याद रखो। फ्यूचर का सबसे बड़ा पहचान है कि शैल विल रहेगा ही रहेगा। शैल विल क्या है, आप मॉडल वर्ब में भी पढ़े होंगे, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं। और सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब भी मेन की तरह काम करता है ना, लेकिन
यहां पे क्या है, शैल और विल जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके बाद हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी मॉडल वर्ब के बाद याद रखो, 2-3 चीज टेंस पढ़ने से पहले आप ये चीज जरूर जानिए कि कोई भी टेंस हो, तो किसी भी, चाहे वो कोई भी टेंस हो, मॉडल वर्ब के बाद, जो भी मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। ये चीज आपको याद रखना है। विल के बाद आप सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मत लगाना, विल के बाद आएगा कोई भी मॉडल वर्ब हो, कोई भी। मैं मॉडल वर्ब आपको पढ़ाया हूं, आप चैनल पे जाओगे तो लिंक दिया हुआ है मॉडल वर्ब का, जरूर आप देख लेना, मॉडल वर्ब को आप जरूर देखना। मैं कह रहा हूं कि टेंस अभी ये, इससे पहले मॉडल वर्ब ही देख लो जाके, बहुत जरूरी है आपको जानना एक एक चीज। अब देखिए मॉडल वर्ब में मैं बताया था कि हमेशा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का जो फॉर्म होता है वो हमेशा पहला आता है, याद रहेगा आपको, आप ही से बोल रहा हूं, मॉडल वर्ब में जो वर्ब का फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, पहला होता है, बिल्कुल याद रखोगे आप। मॉडल वर्ब में वर्ब का फॉर्म हमेशा पहला ही होता है। क्लियर? आगे आगे बढ़े तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, जी हां सब्जेक्ट, काम को करने वाला, जो काम को करता है वही तो सब्जेक्ट है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे बोलते हो ना, मैं पढ़ाऊंगा मीन्स क्या, व्हाट, फ्यूचर की बात हो रहा है। पहचान तो जानते ही हो आप, हाँ ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, कल मैं वहां जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, आप बोलते हो मैं कल मुंबई जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो करूंगा, जो अभी किए नहीं हो, बात कर रहे हो वो चीज करने की, उसकी उसी की बात करते हैं। तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लिखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखोगे भाई साहब, सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद शैल, शैल या विल, दोनों में से कोई एक चीज लोगे। इसके बाद मैं बताया था वर्ब कौन सा होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का जो फॉर्म होता है वो पहला होता है, दूसरा तीसरा चौथा मत करने लगना, और उसके बाद क्या कर देना, ऑब्जेक्ट कर देना, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको और किस नाम से जानते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन से सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल, आई थिंक बहुत ही आसान है आप सबके लिए। क्या है ये, सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल वर्ब के बाद V1 ही क्यों, डायरेक्ट इसके बाद तो V2 कैसे होगा, मैं बताया हूं ना अभी कि शैल या विल है, ये मॉडल है, ये क्या है, मॉडल है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये क्या है, मॉडल वर्ब है कह सकते हो, यहां पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये है क्या, ये हमेशा इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो V1 होता है। यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, और आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे V1 ही क्यों लिखे हैं, और इसमें स्ट्रक्चर में भी होता है V1। देखो होता है V1, ये आप याद कर लोगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि क्यों V1 होता है। भाई साहब मॉडल वर्ब के बाद यही तो आएगा, और क्या आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। क्लियर? देखिए अलग से कुछ नहीं आ जाएगा। ओके, आई विल बी, इसके बाद बी वाला आएगा ना, इसमें देखो सपोज कुछ आपके बारे में बोल रहा हूं, आप बोलते हो आई विल गो देयर, बोलते हो ना, आई विल गो टू, कहां जाओगे बताओ, कोई यूनिवर्सिटी जाओगे, लिख लो उस यूनिवर्सिटी का नाम जहां जाओगे, कहां जाओगे बताओ, आप ही से पूछ रहा हूं, आप जहां जाओगे लगा लो ना, आई विल गो टू, जहां पे जाना है उस जगह का नाम रख लो, मुंबई, लंदन, अमेरिका, जहां जाना है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल, जहां जाना है वो जगह का नाम लगा देना। क्या हो जाएगा, आई विल गो टू लंदन टुमारो वगैरह कुछ भी जब जाओगे कर देना। ठीक हो गया, क्लियर? इसके बाद आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आप बोलते हो ना आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। अब देखो आई विल गो देयर, आई विल गोज देयर क्यों नहीं, पहली बात। अच्छा, सी विल के बाद भी गोज क्यों नहीं, गो ही क्यों, तो ये सब आपको समझना है। मैंने बता दिया कि शैल विल के बाद जो भी वर्ब होता है वो क्या होता है, V1 में आता है। और एक चीज आई विल होगा कि आई शैल होगा, ये भी चीज, आई विल लिखा हो तो आई विल गो देयर का मतलब क्या है, आई विल, आई के साथ अगर विल आ रहा है तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, प्रॉमिस छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज आपको पहले बता दूं फिर आप अच्छे से समझोगे। देखो
अब अगर इसमें प्रॉमिस नहीं होता तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाता, क्योंकि मैं बताया हूं आपको या बता दे रहा हूं आपको कि आई और वी के साथ क्या आता है, आई और वी के साथ जो आता है दोस्तों वो शैल आता है। क्या आता है? शैल। इसके अलावा हर जगह विल आता है, यहां पे लिख लो इसके अलावा, इसके अलावा हर जगह हर जगह विल आता है। समझ में आ गया? इसके अलावा हर जगह विल आता है, यानी आई और वी के साथ शैल, इसके अलावा हर जगह विल आता है। अब जैसे देखो, आप इसमें कुछ कंडीशन भी है, ये चीज जान लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। आई और वी, ओके, मॉडल वर्ब में वैसे मैं पढ़ाया हूं इसको। अगर ध्यान दीजिए, शैल विल इंटरचेंज कब होता है? जैसे कि मैं एक शब्द में बताऊं तो मैंने आपको बता दूं कि आई और वी, आई और वी, और यहां पे लिख लो क्या आप? शैल। ठीक है, इसके अलावा हर जगह आई और वी के साथ शैल। लेकिन अगर सेंटेंस में प्रॉमिस या थ्रीटेन हो, उस कंडीशन में हमेशा शैल विल इंटरचेंज हो जाता है। जहां पे लगना चाहिए था शैल, वहां पे लग जाता है विल, जहां पे लगना चाहिए था विल, वहां पे लग जाता है शैल। एक चीज आप बहुत सुने होंगे, आप अक्सर आप लोग टीवी वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखे होंगे जरूर। टीवी अगर मान लो सीरियल वगैरह आपको पसंद नहीं है, मूवी जरूर देखते होंगे। कुछ लोग का तो सीरियल बहुत फेवरेट होता है। तो मूवी वगैरह जो आप देखते हैं तो उसमें आप ये सेंटेंस भी सुनते होंगे, जरूर सुने होंगे, आई विल किल यू, ऐसे सुने हैं ना, आई विल किल यू। आई शैल किल यू नहीं सुने होंगे आप, हमेशा आई विल ही बोलते हैं। जबकि आप कहोगे कि अरे सर आपने तो बताया, आपने बताया कि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो मैंने तो सेंटेंस में सुना है आई विल किल यू। देखो, समझने की बात है, जब सेंटेंस में प्रॉमिस या थ्रेटन आता है तो शैल विल इंटरचेंज हो जाता है। जहां पे लगना चाहिए था शैल, वहां पे लग जाता है विल, जहां पे लगना चाहिए था विल, वहां पे लगता है शैल। बस इन्हीं चीज को आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉमिस, थ्रेटन, ये दो शब्द अगर आए तो आपको शैल विल हो जाता है इंटरचेंज्ड। क्लियर है? समझ रहे हो? तो आई विल किल यू अगर किसी को बोल रहे हो भाई, तो इस क्या कर रहे हो? किसी को धमकी ही ना दे रहे हो कि कुछ और कर रहे हो, प्यार कर रहे हो उसको ये बोल के? नहीं ना, नहीं ना, धमकी दे रहे हो। या किसी से प्रॉमिस भी करते हो, किसी से प्रॉमिस करते हो एकदम मैं तो जरूर आऊंगा, एकदम वादा वादा कर लेते हो, तो वहां पे भी विल आपको लगाना पड़ेगा। और स्पीकिंग के दुनिया में बहुत लोग हर जगह विल ही लगाने लगते हैं, बोलचाल के भाषा में हर जगह, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत होता है ना। ग्रामेरियन उसको क्या कर देगा? गलत कर देगा। ग्रामेरियन ने एक रूल निकाल दिया, और रूल के पीछे भी रूल ना, बिल्कुल रूल है, रूल के साथ एक्सेप्शन है, रूल भी है एक्सेप्शन ही भी है। कि रूल बनाया ये कि आई और वी के साथ शैल, लेकिन फिर उसी रूल का एक्सेप्शन भी आ गया कि नहीं ये कंडीशन में ये हो जाएगा। तो मैं बता दिया कि आई और वी के साथ तो शैल ही होगा, लेकिन एक कंडीशन में नहीं होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जहां पे लगना चाहिए था शैल, वहां पे लग जाएगा विल, जहां पे लगना चाहिए था विल, वहां पे लग जाएगा शैल। तो इसीलिए होता है, आप लोग सुने होंगे, हमेशा सुनते हो क्या आप लोग कि आई विल किल यू। आप एकदम सुने हो, कभी आई शैल किल यू आज तक नहीं सुने हो? नहीं सुने हो ना। ये चीज मैं मॉडल वर्ब पढ़ाते समय सेम चीज बताया था, और मैं हमेशा पॉपुलर एग्जांपल भी लिखता हूं, और इसलिए लिखता हूं कि ताकि ये चीज आपके लाइफ से जुड़ा हुआ हो। आप मूवीज देखते हो, उस चीज को आप एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ ये बात तो है, ये चीज तो मैंने सुन रखा है। सुना है कि नहीं बताओ? जरूर सुना होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप ये सेंटेंस सुने हो, लेकिन आपने इसको सोचा नहीं कभी। बहुत सारे ऐसे चीज है ना, बहुत सारे ग्रामर आपको सॉन्ग वगैरह में भी मिल जाएगा सुनने को, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो कि प्रोनाउन का ये कौन सा पार्ट है, नहीं है। माई सेल्फ वगैरह का यूज होता है, नहीं, बहुत जगह प्रोनाउन का यूज कर लेता है, नाउन का यूज कर लेता है, हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कहीं कहीं यूज कर लेता है, एडजेक्टिव का यूज कर लेता है। बहुत सारे गाना में आपका इस तरह से आप टिल वगैरह का भी कई जगह आप गाना में यूज हो जाता है, प्रीपोजिशन का भी यूज होता है। आप ये सब देखोगे, और जैसे कि नहीं, आप गाना, कई सारा गाना सुनोगे, पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning, वहां पे टिल का यूज किया गया है। टिल मतलब क्या है? टाइम को रिप्रेजेंट किया है वहां पे। ग्रामेटिकल सेंटेंस बिल्कुल सही था उसका, टिल। जी
समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? कि आपको समझना है आई और वी के साथ सेल, लेकिन सेल विल कब इंटरचेंज होता है दोस्तों? कब होता है इंटरचेंज? जब सेंटेंस में प्रॉमिस या थ्रेटन हो तब, अदरवाइज नहीं होगा चेंज। तो चलिए नेक्स्ट करें। और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे करते हैं इसी सेंटेंस का? अगर मान लो इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या करते हैं? हमेशा वर्ब को आगे रख दो, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखोगे, उसके बाद अब तो आप भी कर लोगे ना, एचवी को पहले आगे रखो, किसी भी सेंटेंस का एचवी को पहले आगे रखो, फिर सब्जेक्ट रख लो, फिर उसमें जो वर्ब आ रहा है वो वर्ब को रख लीजिए आप। इसमें V1 आएगा तो V1, V2 आएगा तो जो भी वर्ब आएगा, फिर उसके बाद जो भी अदर चीजें रहेगा कर देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देना। इतना तो आप इस रूल से, इस मेथड से तो आप खेलना सीख गए होगे। बस प्रैक्टिकली समझो, चीजों को प्रैक्टिकली समझो कि अगर कोई भी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब को रखो आगे में, उसका हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करो, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट लेने के बाद क्या करोगे? उसमें जो वर्ब आएगा वो वर्ब कर देना जो भी फॉर्म का है, और उसके बाद क्या? क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स जरूर आता है, ये बहुत मेजर रोल है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा क्या ये काम हो रहा है, क्या तुम वहां जाओगे। इस तरह से सेंटेंसेस आता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना? नोट लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं भाई साहब? नोट का प्लेस तीसरा होता है, याद रखना, थर्ड प्लेस पे नोट लगा देना। निगेटिव का क्या मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करूं अलग से? नहीं, आप अपने दिमाग में बैठाओ चीजों को, थोड़ा सोचो और लिखो। जिस दिन आप ये काम करने लगोगे खुद से, आपको बुक की आवश्यकता नहीं पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, चीजों को समझिए, प्रैक्टिकली समझिए। ये नहीं कि मैं जो है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया तो सब्जेक्ट प्लस क्या पढ़ाया? सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही चलो हम बात करते हैं। क्या करते हैं सर? सबसे शुरू से करते हैं। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात किया था आपसे। क्या किया था मैंने? क्या बताया वहां कि सब्जेक्ट के साथ क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगा देना है उसका, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। तो उसका इंट्रोगेटिव वगैरह में क्या करोगे? तो इसमें तो आपको दिखाई दिया नहीं कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कोई दिखाई नहीं दिया आपको, मेन वर्ब दिखाई दिया। तो हेल्पिंग वर्ब इसके लिए आप क्या किए थे? डू या डज ले लिए थे, फिर सब्जेक्ट ले लिए थे, फिर वर्ब का उस फर्स्ट फॉर्म लिए थे। ठीक है, उसी तरह से क्या किए थे आप? प्रेजेंट इम्परफेक्ट आपने क्या किया था कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस इजेमआर था ना, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका इजेमआर को पहले आप लिख लिए थे। क्या किए थे? हेल्पिंग वर्ब यानी इजेमआर को आप पहले लिख लिए थे। यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे एग्जांपल में ही आपको दिखा दूं तो आप समझ जाओगे कि कोई भी सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपने मन से भी हेल्पिंग वर्ब देते हैं। कैसा हेल्पिंग वर्ब होता है भाई साहब? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज देते हैं, पास्ट में डिड दे देते हैं, ठीक है, फ्यूचर में शैल विल होगा। बहुत ही तो आसान है। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो डू या डज, अपने मन से हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है आपको, डू या डज। क्लियर? पास्ट में डिड। इन्हीं सब चीजों को आपको समझना है दोस्तों। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि टेंस का खेल क्या है। टेंस बहुत ही आसान है, टाइम का सेंस बनाता है। क्लियर? अब चलिए एक एक चीज को मैं एक दो आपको लिख के बता दूं तो आप मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि मैं अगर आपको इसी चीज को नोट कराऊं तो। जैसे देखो, एक बिल्कुल शुरू से खेलो, क्या बताया था मैंने? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हो गया। सर फ्यूचर में ये क्यों करा रहा है? चलो अभी फ्यूचर का भी करवा दे रहा हूं इसके बाद। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी चीज को बिल्कुल शुरू से देखिए, इससे भी पीछे जाओगे, चलो इससे भी पीछे ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे। कहोगे अरे सर कोई हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करना है? अरे भाई नहीं दिखाई दे रहा तो डू या डज ले लो। अपने मन से क्या, डू या डज में से कोई एक चीज ले लोगे। डू या डज, ठीक है सर ले लिए डू या डज। डू या डज अगर आप ले लिए तो फिर क्या करोगे? इस सब्जेक्ट को खींच के लाओ, यहां सब्जेक्ट ले आए। डू या डज अगर आ जाएगा तो वर्ब हमेशा पहला ही रहेगा इसमें, क्योंकि डू डज में से तो कोई एक चीज आता है मालूम है, फिर ऑब्जेक्ट कर दोगे। सर ये तो कोई भी, चलो कोई भी बोलो, आप बोलो कोई भी, इसके ये तो हो गया। हाँ, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क्स जरूर रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम इसी तरह से पास्ट का कर लेते हैं। चलो पास्ट का, फ्यूचर का, किसी का भी करो। पास्ट का करेंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट का करते हैं। चलो पास्ट का कोई भी स्ट्रक्चर लिख लो, कहीं से भी, कोई भी। इंडेफिनिट करोगे? इम्परफेक्ट, चलो ठीक है इम्परफेक्ट। आप कह रहे हो कि इम्परफेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। अब देखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है
तो दिख रहा है तो यही ले लेना है, नहीं दिखा तब ना मुझे लेना पड़ा था। पास्ट में अगर नहीं दिखेगा तो डिड लेना है। प्लस V4, हमेशा कोई भी कंटिन्यूअस में हमेशा ING फॉर्म लगता है, V4 लगता है। V4 बोले तो ING, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो, बहुत आसान है। अब देखिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करिए आप, इसको लेके आइए 1 नंबर पे। चलो 1 नंबर पे इसको ले आओगे, फिर क्या करोगे, 22 को 2 नंबर पे रख लो। फिर नेक्स्ट वर्ब, कोई ना कोई वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड जो भी होगा हो जाएगा। नंबरिंग करना सीखिए आप, क्लियर। और इसके बाद जो भी होगा वो आगे करेंगे, क्लियर। नंबर इसी तरह से, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद जो अदर चीजें रहेगा वो। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कि एक चीज को बहुत ही बारीकी से आपको जानना है, बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।